नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखिए कक्षा 8 के आगे के जो चैप्टर हैं 5, 6, 7 और 8 उनका ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी से अध्ययन करेंगे। 5 का अपना जो चैप्टर है वह खनिज और ऊर्जा संसाधन है। छठा जो चैप्टर है वो जनसंख्या से संबंधित है और छठा जो है औद्योगिक परिदृश्य। 7वां जो चैप्टर है वो जनसंख्या से संबंधित है और 8वां पर्यटन और परिवहन से। प्रत्येक चैप्टर अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। हर एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, दो या तीन प्रश्न हर चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें। पीडीएफ के लिए आपको मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो चैप्टर है वो है 5 का अपना आज का कि खनिज और ऊर्जा संसाधन। पहले आप देखिए मित्रों, पाठ को पढ़िएगा। पाठ पढ़ने के बाद में अगर इन प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे तो वादे के साथ कहता हूँ आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मतलब आपको लगेगा कि हमने चैप्टर पढ़ा है। अपन क्या कि पढ़ते रहते हैं और प्रश्नोत्तर बहुत ही कम सॉल्व करते हैं, तो सिर्फ पढ़ने मात्र से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। उनके जब तक अपन प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे तब तक मामला सही से नहीं बैठेगा। तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न है कि खनिज का कच्चा रूप क्या कहलाता है। तो खनिज के कच्चे रूप को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, खनिज के कच्चे रूप को अयस्क कहते हैं। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो राउतवाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। यानी यहाँ पर आणविक रूप से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये भारत का पहला ऊर्जा जो संयंत्र है वो मुंबई में स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। और राजस्थान का एकमात्र और पहला और अंतिम यही है, राउतवाटा में। दूसरा चर्चा चल रही है बांसवाड़ा में स्थापित करने की, बल्कि अभी तक हो नहीं पाया है। तीसरा प्रश्न है अपना, राजस्थान में कौन सा आणविक खनिज मिलता है? राजस्थान में प्रमुख आणविक खनिज है वो थोरियम मिलता है। राज्य के किन जिलों में पवन चक्कियों की प्रबल संभावना? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के किन जिलों में पवन चक्कियों की संभावना, यानी पवन चक्कियों से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ में है। ठीक है, जैसलमेर क्षेत्र में काफ़ी पवन चक्कियाँ मिलेंगी आपको और प्रतापगढ़ में है। वैसे तो देखिए बहुत सी जगह पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं, परंतु प्रबल जो संभावना वो जैसलमेर और प्रतापगढ़ में ही है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र है वो जैसलमेर में ही स्थापित किया गया है। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम तेल की खोज कहाँ पर की गई थी? तो भारत में सबसे पहले तेल की खोज वो असम में की गई थी। और भारत में सबसे ज़्यादा जो खनिज तेल प्राप्त होता है, पेट्रोल ये डीजल है, वो मुंबई में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तेल की खोज असम में की गई थी। जैसलमेर प्रमुख तेल के खनिज कौन कौन से हैं? जैसलमेर के प्रमुख तेल के खनिजों में गोटारू, तन्नोट और मनिहारी टिब्बा है। ठीक है, गोटारू, तन्नोट, मनिहारी, टिब्बा। बाड़मेर में भी है मंगला भाग्या, और बीकानेर और जालोर में भी इनकी खोज की गई है। सरस्वती और मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आपको मैंने अभी बताया, बाड़मेर में है सरस्वती और मंगला तेल क्षेत्र। राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बरसिया सर पलाना से होता है। सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट गिरेल, जालिपा और कपूरड़ी ये बाड़मेर में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। लिग्नाइट कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है। कोयले की प्रमुख किस्में देखिए, ध्यान रखिए 4 होती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला होता है वो एंथ्रोसाइड कोयला माना जाता है, परंतु अपने राजस्थान में वो लिग्नाइट कोयला ही प्राप्त होता है, जो बरसिया सरपलाना बीकानेर में है, गिरेल, जलिपा, कपूरड़ी ये बाड़मेर में है। राजस्थान में कोयले का कौन सा रूप सर्वोत्तम है? तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला ही प्राप्त होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बताया था एंथ्रेसाइड सबसे उत्तम किस्म का कोयला है वो होता है। कोयले कितने रूप होते हैं? तो कोयले के 4 रूप होते हैं, यानी कोयला वो 4 प्रकार की किस्में होती हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है या फिर वर्तमान में इनका विकास किया जा रहा है वो क्या कहलाते हैं? ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या संसाधन माने जाते हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनमें मानव अपने जीवन काल में दोबारा नहीं बना सकता क्या कहलाते हैं? ये अन्वेकरणीय कहलाते हैं। इनका अन्वेकरणीय होता है, यानी ये एक बार खत्म हो जाते हैं, दोबारा इसका प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों को बार बार बना सकता है क्या कहलाते हैं? ये नव्यकरण, यानी बार बार किसी संसाधन को, जैसे
ये पवन ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा होती है, उनको अपन दोबारा बना सकते हैं एक बार खत्म होने पर। अब देखिए भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादन कहाँ पर होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा खनिज भारत के झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं। ताजमहल के निर्माण में कहाँ के संगमरमर का प्रयोग किया गया था, तो ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग है वो किया गया था, मकराना नागौर। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहते हैं। यहाँ पर 78 किस्म के खनिज हैं वो पाए जाते हैं। वे वस्तुएं जो मनुष्य की किसी आवश्यकता को पूरा करती हैं क्या कहलाती हैं, ये संसाधन कहलाते हैं। यानी किसी संसाधनों के माध्यम से अपन अपनी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर पाते हैं। मिट्टी की सतह पर ही प्राप्त होने वाले खनिजों को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी ये मिट्टी में इनमें साथ मिली रहती है तो उनको संशोधन करके अलग किया जाता है। जब खनिज प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में खनन करना पड़े तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा, उस क्रिया को प्रवेधन कहा जाएगा। जब खनिज के खनन के लिए कुएं का प्रयोग किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कूपिक खनन कहा जाता है। यानी किसी खनिज को निकालने के लिए कुएं का प्रयोग किया जाता है उसे कूपिक खनन कहते हैं। जैसे तेल है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, वो निकालते हैं तो कूपिक खनन में माने जाते हैं। खनिज जब धरती की ऊपरी परत पर ही पाई जाए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं। कि वो धरती होती है उसकी ऊपरी परत पर ये खनिज अपन को प्राप्त हो जाते हैं। खनिज निष्कर्षण की कितनी विधियां हैं, तो खनिज को निकालने की 3 विधियां हैं। कौन से खनिज ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं, यानी ऊर्जा खनिज जैसे कोयला है, ऊर्जा प्राप्त होती है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैसें हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे खनिज क्या कहलाते हैं, ये सारे खनिज हैं वो ऊर्जा खनिज की श्रेणी में माने जाते हैं। यानी इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा दे देगा, अगला संगमरमर नाम दे देगा, कोई और दे देगा, जिप्सम दे देगा, अलग से सोना चांदी अब्रक दे देगा। तो ध्यान रखना कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम ये जो खनिज हैं ऊर्जा खनिज है। कौन से खनिज धात्विक श्रेणी में आते हैं, यानी जो धातुओं से बनते हैं ना वो धात्विक श्रेणी में आते हैं। अधात्विक श्रेणी, इसमें अधात्विक खनिज धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अधात्विक खनिज में जैसे देखिए रॉक फॉस्फेट है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, जिप्सम है, ग्रेनाइट है, ये सारे के सारे खनिज वो क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं। यानी इसमें धातु की मात्रा नगण्य होती है। और धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लोह धातु और एक अलोह धातु की श्रेणी में आता है। अब लोह धातु वो होता है जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, अलोह वो होता है जिसमें लोहांश की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इसमें देखिए कौन सा खनिज धात्विक श्रेणी में आते हैं, तो धात्विक में देखो सोना, लोहा, तांबा, चांदी, मैंगनीज, सीसा, ये सारी की सारी धात्विक खनिज होते हैं। परंतु इसमें देखिए ये जो धात्विक खनिज हैं इसमें लोह और अलोह की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे सोना, तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता, ये सारे होते हैं ना, ये अलोह धात्विक श्रेणी में आते हैं और धात्विक में लोहा वगैरह आते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। वे खनिज जिसमें मूल रूप से धातु होती है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। मूल रूप से जिसमें धातु मिली हुई होती है वो सारे के सारे खनिज हैं वो क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिजों की श्रेणी में माने जाते हैं। और जिसमें मतलब धातु की मात्रा नहीं होती है वो सारे के सारे खनिज हैं वो किस में माने जाएंगे, अधात्विक खनिजों की श्रेणी में माने जाएंगे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं तो देखिए धात्विक जो खनिज होते हैं इसमें धात्विक और अधात्विक में मतलब ये होता है कि धात्विक में धातु की मात्रा मिली हुई रहती है और अधात्विक में बिल्कुल भी धातु नहीं होती है। अब देखिए अधात्विक खनिज में चूना पत्थर है, गिया पत्थर है, बलुआ पत्थर है, रॉक फॉस्फेट है, अब्रक है, जिप्सम है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, ये सारे के सारे अधात्विक होते हैं। और धात्विक में देखिए सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, ये सारे धात्विक खनिजों की श्रेणी में आती है। अब धात्विक खनिज होते हैं उनमें भी 2 प्रकार से अलग बनाए गए। एक तो होता है मतलब लोहा और एक अलोह है। लोहे में आएंगे लोहा है, मैंगनीज आदि। अलोह में सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, तांबा, ये सारे के सारे अलोह धात्विक खनिज आते हैं। यानी मतलब इसमें लोहे का मात्रांश है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। अगली बात समझ में, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो
तो आप लोग पूछ सकते हो, और आप लोग हैं वो पहले इस चैप्टर को पढ़ लें ताकि आपकी पूरी की पूरी बात है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अपन चलते हैं छठे पाठ की ओर, औद्योगिक परिदृश्य की ओर अपन चलते हैं। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर है और अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न भी उठाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे अपन। औद्योगिक परिदृश्य, तो देखिए खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, पूछा जा सकता है। ये झुंझुनू में स्थित है। कॉपर खेतरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर है, ये सीतापुरा जयपुर में सेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राजस्थान में पहली भास्कर मिल कहाँ पर खोली गई थी, ये मतलब मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, मतलब शक्कर मिल है, मतलब चीनी की पहली मिल कहाँ पर खोली गई थी ये पूछना चाह रहे, तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में खोली गई थी 1932 में। थोड़ा संशोधन कर ले, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, पहली शक्कर की मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ पर, सबसे पहले सीमेंट का कारखाना है भारत में मद्रास के चेन्नई में 1904 में खोला गया था। राजस्थान में वो बूंदी के लाखेरी में खोला गया था। राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में क्लिक निशन कंपनी के द्वारा है वो खोला गया था। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला अगर सीमेंट का कारखाना पूछे तो मद्रास चेन्नई में करना है अपन को, और राजस्थान का अगर पहला पूछे तो अपन को कहाँ पर करना है, लाखेरी बूंदी में। वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर उपनाम से किस नगर को जाना जाता है, तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ पर बनी थी, तो ध्यान रखना ब्यावर में बनी थी 1889 में। राजस्थान की पहली वस्त्र मिल है वो अजमेर जिले के ब्यावर में 1889 में खोली गई थी। ऊनी कंबल के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, तो बीकानेर में ऊनी कंबल है वो प्रसिद्ध है बीकानेर की। बरडी किस स्थान की प्रसिद्ध है, तो बरडी जैसलमेर की है। पट्टू लोई बरडी ये सारी जैसलमेर की है। मोरिनो खादी के लिए चर्चित स्थल है जैसलमेर और जोधपुर में। मेरिनो भेड़ों की नस्ल से प्रमुख खादी बनाई जाती है जैसलमेर और जोधपुर में। हमारी सरकार के द्वारा हथकरघा उद्योगों के लिए कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। अच्छा प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारी जो सरकार है उसके द्वारा हथकरघा उद्योगों के लिए जो परियोजनाएं संचालित की वो एकीकृत और ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, कच्चे माल के आधार पर कृषि पर आधारित, समुद्र पर आधारित, खनिज पर आधारित और वनों पर आधारित। इनसे छोटे छोटे घरेलू जो उद्योग हैं वो अपने संचालित कर सकते हैं अपने घर परिवार के सदस्यों से मिला करके। 10 से 100 श्रमिक जिस उद्योग में काम करते हैं वो उद्योग कौन सा होता है, यानी 10 व्यक्तियों से लेकर के 100 व्यक्तियों तक जिस उद्योग में लोग कार्य करते हैं वो लघु उद्योग की श्रेणी में माना जाता है। यानी इसमें जो लोग हैं वो छोटे स्तर पर ये कार्य अपने घर परिवार में कर सकते हैं, यानी लघु उद्योग की श्रेणी में उसको अपने रख सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा उद्योग होगा जिसमें 10 से 100 सदस्य यानी अपने अड़ोस पड़ोस के अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाने वाले उद्योग होते हैं उसको कुटीर और लघु उद्योग कहा जाता है। घर परिवार के सदस्य 5 या 10 सदस्य मिलकर के अगर अपना कोई मतलब उद्योग संचालित करना चाहते हैं तो वो उद्योग होता है वो क्या कहलाता है, वो कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों की श्रेणी में आता है। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग, ये 3 प्रकार के उद्योग होते हैं वो आकार की दृष्टि से माने जाते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा आमजन के कौशल के अभ्यास के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम और व्यवसायिक कौशल कार्यक्रम, ये कार्यक्रम चलाए गए हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल कार्यक्रम और व्यवसायिक कौशल विकास कार्यक्रम और औद्योगिक प्रेरक अभियान। तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से रखे जाएंगे, जैसे बैंक है, परिवहन है, बीमा है, संचार है, ये तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में माने जाते हैं। द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से आते हैं, तो कच्चे माल के उपयोग की वस्तुएं बनाना, ये द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं, तो प्राथमिक व्यवसाय में देखिए जैसे आखेट है, भोजन संग्रहण है, मछली पालन है, कृषि है, खनन है, ये सारे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत माने जाते हैं। वे सभी क्रियाकलाप जो मानव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है क्या कहलाते हैं, ये आर्थिक क्रिया के रूप में जाने जाते हैं।
ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो छठे पाठ से संबंधित है। अब देखिए जनसंख्या वाला टॉपिक है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है अपने को। देश का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी वृद्धि दर 2011 में ऋणात्मक रही है? वो राज्य यानी कम रही है, वो है नागालैंड। नागालैंड की जो जनसंख्या है वो कम रही है। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। किस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है? तो सहरिया जो जनजाति है राजस्थान की शाहबाद और किशनगंज तहसील में रहती है, 12 जिले में, उसे आदिम जनजाति में शामिल किया गया है, सहरिया जनजाति। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की? तो 2015 में शुरू की थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में इसका शुभारंभ किया था। राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया जनजाति किस जिले में मिलती है? आपको मैंने बता दिया, 12 की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में मिलती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है। ये बहुत अच्छे प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की। सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है। आदिम जनजाति सहरिया जनजाति है। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो जालोर में सबसे कम साक्षरता है, 54.9, सर्वाधिक कोटा की है। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा की 76.6 और जालोर की है 54.9। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना? 888। ठीक है। हरियाणा का लिंगानुपात वैसे देखा जाए तो 888 है, परंतु राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात है 888। राजस्थान के कितने जिलों में जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि से कम रही? 8 जिलों की जो जनसंख्या वृद्धि है वो भारत की जनसंख्या वृद्धि से कम रही है। बहुत अच्छे प्रश्न है मित्रों, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलो। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.6% है। राज्य के किस जिले में पिछली जनगणना के मुकाबले सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? तो गंगानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें पिछली जनगणना के मुकाबले कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। राज्य की जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग जयपुर में निवास करता है? 10% भाग जयपुर में निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, ध्यान रखना इस बात का भी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाएगा तो वैसे बिहार का है, वो जनसंख्या घनत्व के रूप में आएगा। भारत में जन्मे एक अरबी बच्चे का नाम क्या था? आस्था। ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं परीक्षाओं में। आस्था नाम था उस बच्चे का। 2001 से 11 के दशक में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 21.31 रही है राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता 52.1 है, ध्यान रखना, महिला साक्षरता 52.1 है, जबकि पुरुष साक्षरता 79.20 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता 79.20% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत, पूरी राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत 66.1 है। ये आंकड़े बहुत अच्छे से याद रखना, महिलाओं की 52.1, पुरुषों की 79.20 और साक्षरता प्रतिशत पूरा राजस्थान 66.1। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928, कितना है? 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो ये 6 करोड़ के करीब है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान का है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे ज़्यादा जयपुर का है 595। ठीक है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है और बिहार का सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान में निवास करता है? तो 5.7%। जनगणना किस विभाग के द्वारा की जाती है? तो भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा की जाती है। देखिए, जनगणना है वो संघ सूची का है, जबकि जनसंख्या वो संघ सूची का है, जबकि जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। ये भी ध्यान में रखना, जनसंख्या और जनगणना दोनों में फर्क है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जनगणना प्रत्येक वर्ष कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में होती है, ध्यान रखना। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में व्यवस्थित रूप से हुई थी। वैसे पहली जनगणना वो 1872 में हुई थी, परंतु व्यवस्थित रूप से लगातार अब तक चलती आ रही है वो 1881 है। ठीक है, आशा करता हूँ कि जनगणना आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई शंका मन में विचार चल रहा हो कि इस प्रश्न को कैसे करें, क्या करें, तो वो अपने विचार है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अब अपन चलेंगे पर्यटन की ओर।
पर्यटन और परिवहन। राजस्थान में काफ़ी मतलब पर्यटक स्थल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें बने हैं, वो अपन प्रश्नोत्तर पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न है अपना, राज्य में सैनिक और नागरिक महत्व का हवाई अड्डा पहला कौन सा है? तो सैनिक और नागरिक महत्व का हवाई अड्डा रातानाडा जोधपुर में स्थित है। राज्य में सबसे व्यस्त और पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर है। राज्य में सबसे पहले मेट्रो सेवा जून 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी। मेट्रो की सेवा सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? जून में। उदयपुर में भी एक हवाई अड्डा, उसका नाम है डबोक हवाई अड्डा, जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसलमेर अजमेर में भी हवाई अड्डे भी बने भी हैं। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राज्य का रेल परिवहन राज्य के कौन से मंडल में स्थित है? तो ये उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल में स्थित है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6000 किलोमीटर लंबी रेल राजस्थान में रेल लाइनें बिछी हुई हैं। राजस्थान में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1874 में। अच्छे प्रश्न है ये। राज्य में पहली रेल सेवा 1874 में बांदीकुई यानी दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक शुरू हुई थी, जो नैरो गेज लाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी मतलब मीटर गेज से छोटी होती है नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज, ये 3 लाइनें रेलवे की होती है। वर्तमान में तो ज़्यादातर ब्रॉड गेज ही हैं, परंतु ध्यान रखिएगा यहाँ पर आज भी नैरो गेज लाइन पे छोटी ट्रेन चलती है। भारत में पहली बार रेल बस सेवा 1853 में शुरू हुई थी, महाराष्ट्र से मुंबई के थाने तक। ठीक है। भारतमाला परियोजना का कितना हिस्सा राजस्थान में से होकर के गुजरेगा? तो 1500 किलोमीटर हिस्सा वो राजस्थान से होकर के गुजरेगा। भारत माला परियोजना के अंतर्गत 1500 किलोमीटर। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ये किस किस राज्यों से गुजरता है उसकी भी मैं अगर आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो देखिए, ये जो है वो पंजाब है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर होते हुए मिजोरम आदि में ये योजना बनाई गई। जो सामरिक महत्व को देखते हुए इस परियोजना का लगभग 1500 किलोमीटर हिस्सा वो राजस्थान के समीपवर्ती मतलब पाकिस्तान के पास से होकर के गुजरेगा। NH जो 15 था उसके पास। भारत में सड़कों का विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना सम्मिलित है? तो ये भारतमाला परियोजना। ये अच्छा प्रश्न है। भारत में सड़कों के विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई है? तो भारतमाला योजना बनाई गई है। राज्य का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 8 है। वर्तमान में इसका नाम भी बदल दिया गया है, ये भी ध्यान रखना, इसका नाम अच्छे से याद रखना। NH 8 है, उसको 47 इस प्रकार से इसका नाम बदल दिया, यानी 2 बना दिए इसके। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये प्रश्न बुक के हिसाब से तो NH 15 सही है, परंतु वर्तमान में ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना है जो कि जैसलमेर से लेकर के लोहारू तक जाएगा। जो जैसलमेर है, बीकानेर है, बीकानेर से वो होता हुआ चूरू है, चूरू से होता हुआ झुंझुनू है, इस प्रकार से वो सीधा नारनौल हरियाणा तक जाएगा। NH 11 है, वो नया हाईवे है। NH 15 भी वर्तमान में नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है। राज्य में कौन से राजमार्ग भारत गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ते हैं? तो 2 राजमार्ग थे, NH 14 और NH 15 है, जो कि गुजरात से कांडला तक जाता है, NH 15। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स। रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स नाम करके एक रेलगाड़ी है वो चलाई गई थी, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थी। आगे देखिए, राजस्थान का पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि पर्यटन का दर्जा कब दिया गया था, किस समिति के आधार पर दिया गया था, इस प्रकार के प्रश्न। तो 1989 में। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्री महावीर जी का मंदिर है वो सवाई माधोपुर, और इसका सही उत्तर अगर देखा जाएगा तो महावीर जी का मंदिर करौली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। राज्य में कौन से जैन मंदिर कौन कौन से? तो ऋषभदेव जी का मंदिर उदयपुर में, देलवाड़ा सिरोही में, रणकपुर का पाली मंदिर है। रणकपुर पाली में भी महावीर स्वामी के प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो बांसवाड़ा में स्थित है। इसे तुरताई माता भी कहा जाता है, त्रिपुर लक्ष्मी के नाम से भी इनको जाना जाता है। यह वसुंधरा राज्य की इष्टधात्री देवी के रूप में भी प्रसिद्ध हो चुकी है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। श्रीनाथ तीर्थ स्थल कहाँ पर थे? श्रीनाथ द्वारा राशामंद में स्थित है। धार्मिक तीर्थ स्थल कोलायत किस जिले में? तो कोलायत बीकानेर में है। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, उनकी तपोस्थली है। मगरमच्छों के संरक्षण के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य एक कोटा में स्थित है। ठीक है।
राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव घनापक से बैर किस जिले में है? भरतपुर में। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है केवलादेव वाला। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राज्य की पहली बाघ परियोजना थी यह। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में, ऐतिहासिक, भौगोलिक और धार्मिक स्थलों के रूप में पर्यटन स्थलों को बांटा गया है। अच्छा प्रश्न बनता है। राजस्थान को का पर्यटक प्रतीक क्या माना गया है? राजस्थान का पर्यटक जो लोगो है, जाने क्या दिख जाए, भारत का अतुल्य राज्य, इस प्रकार से अलग अलग ये बदलते रहे हैं। वर्तमान में है जाने क्या दिख जाए, क्योंकि पुस्तक पुरानी थी ना, इसलिए। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना 1979 में हुई थी और पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था, ठीक 10 साल बाद में। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो अतुल्य भारत नाम करके एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से क्या है कि विदेशी लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्यक्रम चलाया गया था। इस प्रकार से आप स्वयं देख सकते हो। आपको मैं PDF टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दूंगा। अपन ने 4 पाठों का अध्ययन किया है, 5, 6, 7 और 8। आशा करता हूँ कि प्रत्येक बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने कमेंट लिख सकते हो और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।